हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में जो कि हमारा है पार्ट 3 किसका, जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो सीरीज है उसका पार्ट 3 है। अब इसका नाम है हमारा मास्टरिंग यूपीएससी सी सेट कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, इसका नाम सी सेट कॉम्प्रिहेंशन इसलिए क्योंकि सी सेट का अच्छे लेवल का कॉम्प्रिहेंशन आता है, बाकी एग्जाम से ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं सो दैट आपके बाकी सभी एग्जाम्स के लिए ये कवर हो जाए। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी वीडियो को आप 1.25 या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप देखेंगे ना, तो उससे आप समझ तो जाएंगे, मतलब आप समझ जाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बट आपका माइंड उसको प्रोसेस करने में भी टाइम लगाता है, टेक्निक सीखने में। और मैं तो बोलूँगा कि आप साथ साथ में तरीका देखिए सॉल्व करने का, और फिर प्रैक्टिस भी करें इस चीज़ की। ठीक, तो यहाँ पे जो हम पेपर यूज कर रहे हैं वो है हमारा 2023 का सी सेट का पेपर। ठीक है, बाकी अभी कुछ दिनों में 16 तारीख को फिर से दोबारा पेपर होने वाला है, तो जो लोग पेपर दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करिएगा। आराम से आप काम रह के करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को फटाफट। तो हमारा जो पहला पैसेज है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारी जो टेक्निक थी, फिर से हम वही टेक्निक करेंगे, रोज रोज वही यूज करेंगे। अगर आप, वैसे तो ये पार्ट 3 है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट देखने आए तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबके स्टार्टिंग में बताता हूँ। उसके बाद जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा कुछ मिलेगा। ठीक, तो और आपकी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अप्रोच है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आप किसी क्वेश्चन को या किसी भी पैसेज को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, उससे डिपेंड करेगा कि आप उसमें से कितने नंबर निकाल पाएंगे। तो चलिए, बहुत टाइम लगा दिया हमने इनमें बातों में, अब हम डायरेक्ट काम पे आते हैं। तो अप्रोच में पहला मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम लगातार एक साथ इसको पढ़ लेंगे, जो भी हमारा पैसेज है उसको फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। सेकंड टाइम हम जो पढ़ेंगे उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उसके हिसाब से आंसर करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज सीरियस हेल्थ, सॉरी, क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक, सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट द आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट impossible to adopt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death, literally. And yet, barring a few, there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. ठीक है, अब हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं क्या है। ऊपर ऊपर से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल चुका है कि ये कैसा है, हेल्थ का है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, इन सब से रिलेटेड हमारे लाइफस्टाइल से। तो देखते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम्स है उससे हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब इसका ना जब आंसर करते हैं ना, उस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैसेज में ऑथर ने लिखा है हम उसी चीज को देखेंगे, हम अपनी नॉलेज को साइड में रख के काम करेंगे। ठीक, तो बस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हमें ये ध्यान रखना है। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल, हमारे जो सब्सटेंशियल चेंजेस होते हैं हमारे लाइफस्टाइल में, उनसे क्या होता है, कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो हम छोटे वो छोटे चेंजेस करते हैं लाइफस्टाइल में, वो रिड्यूस कर सकते हैं एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स को, बट द आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस मैं मार्क करके रख रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो आइडिया है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अडॉप्ट करने के लिए। बाकी मैंने अब तक खुद ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आपके साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect. जो environmental problems है उनके साथ में individual efforts जो हमारे हैं उनको perceive कर सकते हैं, जिनका negligible मतलब बहुत ही कम इफेक्ट होगा, and therefore lead to inertia, inertia को lead करते हैं, फिर ये मतलब inertia हो जाता है उससे। With health, on the other hand, मतलब हेल्थ जो है हमारी साइड, दूसरी साइड में, इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। देखिए, अब हेल्थ को हम, जैसे है कोविड से पहले लोग बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल थे हेल्थ को लेके कि भैया कुछ भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके बाद में देखा कि चीजें बदलती है, तो उसके बाद में ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, है ना। तो उससे क्या होता है, डिफरेंस किसका बनता है, लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस बनता है, और लिटरली बनता है। ठीक है, एंड येट बैरिंग अ फ्यू, कुछ चीजें छोड़ के, देयर सीम्स टू बी द केस कलेक्टिव, देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। अब देखिए, अगर लेथार्जी का आपको मीनिंग नहीं पता तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेथार्जी क्या होता है कि जब हमें फील हो रहा था ना कि अरे यार बहुत थके हुए हैं, एनर्जी नहीं है ना, तो कोई काम हम करते नहीं, आलसपन करते हैं उस चीज को, इसलिए हमारा वोकैब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है।
ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम लेथार्जी है चॉइसेस लेते हैं टाइम पे। ठीक है, तो हमें समझ आ गया, आइडिया लग गया है कि ये कैसा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी रहने वाली है वो यही है कि हम इस चीज का ध्यान रखें कि ऑथर ने जो बात बोली है हम उसी पे करेंगे। ये पॉइंट्स जितने भी है, 4 पॉइंट्स है, इंडिविजुअली ये करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली ये करेक्ट हो सकते हैं, बट हमें किसके हिसाब से करना है, ऑथर के हिसाब से काम करना है। जैसा ऑथर ने बोला है हमें वैसे ही आंसर लगाना है। ठीक है, बस इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। बाकी इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट्स है जो बेस्ट इंप्लाई करती है मोस्ट रेशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, सबसे ज्यादा रेशनल अजम्पशन जो कि पैसेज से लिया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि आपको इससे अजम्पशन लेना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसेज में जो लिखा हुआ है हम वही चीज उठा के चिपका रहे हैं। जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार होता है कि सीधा जो पैसेज में जो चीज़ लिखी हुई है, इससे पहले भी जब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इसमें से नहीं मिलेगा, हमें एज्यूम करनी पड़ेगी चीज़ें कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, और बाकी एक और चीज़ जो थी, इसमें एक पैसेज में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बट जैसे बाकी एग्जाम्स है उसमें आप पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 7 10 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम 5 तो आ ही जाते हैं बाकी एग्जाम्स में। तो उस चीज में आपको ये फायदा रहेगा कि आप एक ही बार में पढ़ के निकल चुके हैं, आप फटाफट पांचों करते हुए जाएंगे, आपको बार बार पैसेज पे नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं अपना पहला, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हमें जो इलाज करवाना पड़ेगा उसमें ज्यादा पैसा हमारा खर्च हो सकता है उसको प्रिवेंट करने से। ठीक है, चांसेस है इसके सही होने के, तो हम इसको अभी काटेंगे नहीं। इट इज अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसा कहीं पे भी लिखा था? बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम ही नहीं लिया है पैसेज में कहीं पे भी। ठीक, हम एलिमिनेशन से चलेंगे तो हमारा 100% सही आंसर आएगा। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो उल्टा बताया है ना, तो ये भी हमारा कैंसिल। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग, देखिए बहुत सही पॉइंट है ये। ठीक है, पॉइंट अपनी जगह एकदम सही है, बट ऐसा कहीं पे भी पैसेज में मेंशन किया है नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। अब हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आसान सा था, मुझे उम्मीद है आपको सॉल्व करना तो अच्छे से आ गया होगा ये। अब चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट पैसेज जो हमारा है उसको हम फटाफट पढ़ते हैं। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद फूड दैट दे enjoy but which is not too healthy. This is leading to an increase in non-communicable diseases. This in turn leads to major burden on our healthcare systems that have the potential to derail the economic problem which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to nutritious food or a lack of affordability leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrition daily nutrients for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs. Somewhere along that long road from farm to fork there are serious detours टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो एक वोकैब का भी हमें वर्ड मिल गया, इसको हम देखेंगे जब आएंगे इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से पढ़ना। थोड़ा थोड़ा में आइडिया लग गया कि ये क्या है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड और पिछले पैसेज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नॉट ईटिंग द राइट फूड। ठीक है, सही खाना नहीं खा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली डिसीजन है स्टिक विद द फूड दे एंजॉय, मतलब मजा क्या आता है, मोमोज खाने में मजा आता है ना तो डेली हफ्ते में 4 बार मोमोज खा रहे हैं, तो वो बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सिंपली कि हाँ भैया यही है, मोमोज खाएंगे। ठीक है, बट विच इज नॉट टू हेल्दी, वो हेल्दी नहीं होता ऑब्वियसली, मोमोज हेल्दी नहीं होते, फास्ट फूड हेल्दी नहीं होता है। ठीक है, कभी चलता है हफ्ते में, मतलब महीने में 1 2 बार, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है तो। सॉरी, ये मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, बट हमें किस पे ध्यान देना है, जो इसमें अगर अजम्पशन लेने को बोलेगा तो ही हम इस पे बात करेंगे। दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इससे क्या हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रही है। दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, ऑब्वियसली अगर ये जो चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं,
ठीक, वो प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, जो कि शायद कहीं और अपना अटेंशन डाल सकता था, उसको यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो ये बर्डन बन रहा है हेल्थ केयर सिस्टम्स पे, दैट हैव द पोटेंशियल टू डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अगर आपका देश हेल्दी है तो आपकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से करेगी, क्योंकि सब अपना 100% दे पाएंगे, राइट। अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं प्रॉपर, तो आप ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे। ये हमने शायद पार्ट 2 जो किया था इस सीरीज का, उसमें भी यही बातें की हुई है कि जिनको न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज़ असेंशियल फॉर द पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, है ना। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस, दूसरों के लिए लिमिटेड एक्सेस है न्यूट्रिशनस फूड का, या फिर क्या है, लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। देखिए न्यूट्रिशनस फूड होगा तो महंगा तो होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू डेवलप फुली। अब देखिए मोनोटोनस डाइट्स क्या होती है, मोनोटोनस क्या होता है, हम किसी चीज़ को मोनोटोनस तब बोलेंगे जब वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है चीज़ों का, ठीक है। तो सेम, अब मानिए कि रोज़ आप क्या खा रहे हैं, आलू खाए जा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं रोज़ रोज़, तो क्या वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स देगा? नहीं दे पाएगा। तो ये डू नॉट प्रोवाइड डेली न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए फुल्ली डेवलप करने के लिए, ठीक है। पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट, रीजन क्या है कि जो न्यूट्रिशन अंडर थ्रेट है वर्ल्ड वाइड, इज दैट आर फूड सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग, आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड। तो हमारा फूड फूड सिस्टम है, जो मतलब आप मान लिए खेत से लेके जो है, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज वैसी कम हो रही है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। समवेयर अलोंग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म, ये वही बात हो गई, फार्म से लेके फोक तक जो है सीरियस डिट्यूर्स है जो ले रहे हैं, है ना, टेकिंग प्लेस है। तो देखिए डिट्यूर्स आप कब बोलते हैं, अब मान लीजिए कि कोई आपका रास्ता है, ठीक है, आपने जाना है अपने घर से लेके, मान लो दिल्ली आना है, ठीक है, दिल्ली बहुत सारे लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, तो घर से आपको दिल्ली जाना है। अब मान लीजिए आपका ए पॉइंट आपका घर है, ये डी है, ये बी है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको सड़क मिल रही है, आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है जिसको आपको अवॉइड करना है, तो आप बी से होके फिर डी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका डिट्योर हो गया। या फिर यहाँ पे कुछ है जो आपको लेना है, तो आप यहाँ से जा रहे हैं, तो मतलब छोटा रास्ता पकड़ने की जगह अगर आप बेसिकली लंबा रास्ता पकड़ रहे हैं, तो आपका डिट्यूर्स हो जाएगा। तो अब हमें आइडिया तो लग गया कि इस पैसेज में क्या है, तो अब हम फटाफट देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, है ना, कि समरी क्या है, एक तरह से क्रक्स में क्या बोला गया है इस पैसेज में। ठीक, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज द वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, ऐसा कुछ भी कहीं मेंशन किया है? ठीक, ये पॉइंट अपने आप में ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं पे पैसेज में मेंशन है बिल्कुल नहीं, तो ये हमारे गलत। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर, बहुत बिल्कुल सही पॉइंट है, और ये लिखा हुआ भी है, तो इसको मैं सही कर सकता हूँ यहाँ पे भी, बट अभी नहीं सही करूंगा, एक बार हम बाकी भी देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सही है, पॉइंट सही है, बट क्या यहाँ पे कोई ये वर्ड मेंशन किया हुआ है कहीं पे भी? नहीं किया है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब हम दो के साथ रह गए। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विद रिक्वायर्ड, ये भी सही है, लेकिन क्या पैसेज में मेंशन किया? नहीं किया है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? बी। ठीक है, देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद करेंगे ना, और आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, तो उस टाइम पे आपको इतना क्या, इसका 1/10 टाइम भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप बस अप्रोच पे ध्यान रखिए, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि आपके सही और गलत होने का एक अप्रोच ही मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है। तो पढ़ाई, तो ये पढ़ाई या नॉलेज सबके पास में ऑलमोस्ट बराबर होगी, लेकिन अप्रोच डिफरेंस लाती है, ठीक है। और बाकी एक जो मैं बताता हूँ आपको, ये एलिमिनेशन मेथड वाला, ये बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, मैंने भी अपने टीचर से सीखा है, बट ये आपका 100% सही रिजल्ट देगा। अब जो नेक्स्ट पैसेज है हमारा, वो है to tackle the problem of pollution in cities, policymakers think that drastic actions like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing schools, factories, construction activities, and banning the use of certain type of vehicles are a way forward. Even then, the air is not clean. Vehicles more than 15 years old comprise 1% of the total, and taking them off the road will not make any difference. Banning certain fuels and car types arbitrarily is not proper. डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर पीएम 2.5, देखिए आपको अच्छा छोड़ो, मोर पीएम 2.5 एंड लेस CO2 देन पेट्रोल और CNG engines. On the other hand,
Both diesel and CNG engines produce more NOx than petrol engines. No one has measured the amount of NOx. अब ये क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं. That CNG engines are emitting. Arbitrary bans on vehicles that have passed mandated fitness tests and periodic pollution tests are unfair. What is needed is the scientific and reliable information about the source of pollutants on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution for them. कुछ pollution related हमारा है तो हमें आइडिया मिल गया. अब इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें ये कहना क्या चाहता है. ठीक है, कवि क्या कहना चाहता है हम वो देख लेते हैं और कवि के हिसाब से हमें आंसर करना है, याद है ना. ठीक. तो टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज, प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन की सिटीज में उसको टैकल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया है, बहुत सारे ड्रास्टिक एक्शंस लिए. कैसे कैसे, टेम्पररी यूज ऑफ ऑड इवन नंबर स्कीम है ना. ऑड इवन नंबर स्कीम मतलब जो ऑड नंबर की गाड़ियां वो एक दिन चलेगी, इवन नंबर की गाड़ियां एक दिन चलेगी. ठीक. स्कीम फॉर व्हीकल्स. स्कूल्स क्लोज कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाती है. फैक्ट्रीज क्लोज कर देते हैं, जैसे भी दिल्ली में पानी की शॉर्टेज है तो बहुत सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को रोका गया है सो दैट पानी को बचाया जाए. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में पानी का यूज़ करना, जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है उसको बैन कर दिया है आजकल. एंड बैनिंग यूज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स आर वे फॉरवर्ड. ठीक है, ऐसा इसमें पॉलिसी मेकर्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं, है ना, पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए. ठीक है, हमें आइडिया लग गया कि क्या है. इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन. इसके बाद में भी जो एयर है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके बाद में भी एयर क्लीन नहीं है. ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एक बार, क्या पता आना पड़े. व्हीकल्स मोर देन 15 years ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल. ठीक है, 15 साल से पुराने व्हीकल्स को बैन कर देते हैं, बट वो सिर्फ क्या है 1% है. तो क्या वो सॉल्यूशन है? शायद नहीं है. अगर इसमें ये अजम्पशन लेने को बोलेगा तो हमें इसका क्रक्स निकालना पड़ेगा. एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे ये बात साफ साफ बोल दी है कि उनको बंद करने से या उनको बैन करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्ररीली इज नॉट प्रॉपर. ये प्रॉपर नहीं है. वो कुछ सर्टेन कुछ टाइप के फ्यूल्स या जैसे डीजल को बैन करने की बात होती है ना, या फिर कुछ सर्टेन कार टाइप्स को बैन करने की, तो उससे नहीं बनेगी बात. डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर PM2. अब इस पे बता रहा था PM2, ये होता है पार्टिकुलेट मैटर. 2.5 होता है और ये 10 होता है. ठीक है, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. 2.5 से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का खतरा होता है. ठीक, जो डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा PM2 एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन पेट्रोल और CNG इंजन. ठीक है, ये चीज तो हमें पता है. ऑन द अदर हैंड बोथ डीजल एंड CNG इंजन प्रोड्यूस मोर NOx. अब मैंने बताया कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसको आप सर्च करके देख सकते हैं. लेकिन आप इससे ना, जैसे ये कोई वोकैब का या इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो इससे आपके आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. ठीक. देन पेट्रोल इंजन. ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोल इंजन से डीजल और CNG. No one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. कोई किसी ने ये अमाउंट मेजर नहीं किया है. ठीक है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे जाके, पर ठीक है, ध्यान रख लेंगे. आर्बिट्ररी बैन्स ऑन व्हीकल्स that have passed mandated fitness tests and periodic pollution tests are unfair. ठीक है, जो arbitrarily हम काम कर रहे होते हैं ना अपनी मर्जी से, कि इनको हम बंद कर देते हैं, इनको बैन कर देते हैं, जिन्होंने पास किया मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट को, ठीक है, वो अनफेयर है. What is needed is the scientific and reliable information about the source of pollutants. जरूरी क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे. जो नीड है, टाइम नीड ऑफ द आर है, वो है साइंटिफिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन हो सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स के ऊपर. ठीक है, ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस. ऐसा नहीं है एक बार करके छोड़ दिया, लगातार आप इस पे काम करते रहे. एंड द टेक्नोलॉजीज दैट विल वर्क टू रिड्यूस पॉल्यूशन फॉर देम. ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा मुझे लगता है. बाकी अब जाके देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है. Which one of the following statements best reflect the most logical and rational implication conveyed by the passage. ठीक है, पैसेज से जो पूछा है हम वही चीज देखेंगे. तो देख लेते हैं. आर्बिट्ररी कर्ब्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. नहीं, ऐसा कहीं नहीं है. यहाँ पे तो उल्टा ऑड इवन सिस्टम की बात की है कि ऐसा किया गया है, तो ये तो मैं आपको साफ साफ गलत करके बता सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ऐसा नहीं. नी जर्क रिएक्शंस कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव. देखिए जो मैंने यहाँ पे बात बोली है, ठीक, कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखिए जब आप इतना ज्यादा कर लेते हैं ना इन चीजों की प्रैक्टिस, तो आपको आइडिया लग जाता है कि पैसेज में ही क्या इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसको मैं यहीं पे सही कर सकता हूँ, बट हम आगे भी जाएंगे. अ हैवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियड. ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे ये जरूर लिखा है कि फिटनेस टेस्ट पास हुए हैं, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो ये गलत.
इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, जो लॉज की एब्सेंस है पोल्यूशन से, द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्ररी डिसीजन। काइंड ऑफ सही हो सकता है, बट ऐसा पैसेज में नहीं लिखा हुआ है ना कि हमारे पास लॉज ही एब्सेंट है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो हमारा ये, हमें तो पहले ही पता लग गया था कि ये सही है, क्योंकि ये डायरेक्टली पैसेज में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है इस चीज को करना, अगर आपके पास प्रैक्टिस है और आपको अप्रोच पता है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो जो नेक्स्ट पैसेज है हमारा, वहां हमको पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अ फंडामेंटल रीजन व्हाई corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Effective corporate government enhances access to external finances by firms, leading to greater investment, higher growth, and employment. Investors look to place their funds where the standards of disclosure, of timely and accurate financial reporting, and of equal treatment to all stakeholders are met. ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लिया ये क्या है, थोड़ा सा ये टेक्निकल पैसेज आप इसको कह सकते हो, है ना। नॉर्मली हम लोग इस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, बट अब अच्छे से देखते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या है। तो अगर अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो एनकरेज करेगा कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कि जो भी वो लोग काम कर रहे हैं। अब फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से कॉरपोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडा जो पूरी दुनिया में है, उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस जो मूव किया है, उसका फंडामेंटल रीजन क्या है? रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स है उनमें जो बहुत तेज ग्रोथ हुई है, उसकी वजह से इस चीज को मूव किया गया है और ये जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा में रहा है ये। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनहेंसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंस। अगर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इफेक्टिव है, तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है फर्म्स करती है, बाहर की फर्म्स करती है, या फिर हमारी फर्म्स बाहर करती है, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा ग्रोथ होती है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर। इन्वेस्टर्स कहाँ पे रखेंगे? अब सिंपल सी चीज है, आप कहाँ पे रखोगे अपना पैसा? जहाँ पे आपको डिस्क्लोजर दिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी, आपको विजिबिलिटी है अच्छे से, है ना। तो वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर, ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेट है जिससे आपके पास ट्रांसपेरेंसी, आपको पता लग रहा है कि कैसा चल रहा है काम, एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स आर मेट। तो वहीं पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालेंगे, है ना। तो हमें आइडिया लग गया कि ये किस चीज पे है, तो हमारे लिए इजी रहेगा अब ये पैसेज करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो, ठीक है। इट इज एन important एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू ensure एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे लिखा है, मतलब अगर मैं ढूंढना चाहूँ इस चीज को कि ये इंपॉर्टेंट एजेंडा कंट्रीज का मतलब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये है, बट इसका एग्जैक्टली इतना मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर देखें। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस improves द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म। इन्फ्लुएंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे पूरे पैसेज में हर जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की गई है, ठीक है। अच्छा गवर्नेंस होगा तो उस चीज से आपके पास में ज्यादा अच्छा लोग आएंगे। लोग कैसे आएंगे? इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। बार बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की गई है ना, सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, इसको डबल टिक करके रखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट, ऐसा कहीं पे मुझे नहीं लगता कि लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स, ठीक है, पॉइंट अपनी जगह एकदम सही है, पर क्या ऐसा कहीं पे पैसेज में मेंशन है? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑफ कंट्रीज। अब देखना पड़ेगा ये सही है कि ये है, बट ये वाला जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगह जगह पे यही बात की गई है ना, ठीक है। कि अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, यहाँ पे देखिए पैसेज में देखिए, ये बात भी पैसेज में बोली है, ये बात भी पैसेज में बोली है, बट हमारा पैसेज किस चीज से लॉजिकल इन्फ्लुएंस निकालना है, हमारा पैसेज किस चीज से रिलेटेड है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ज्यादा रिलेटेड है, ज्यादा ध्यान किस पे दिया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? बी, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं गलत, सो दैट पीडीएफ में आपको समझ आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे।
तो नेक्स्ट पैसेज है, काफी छोटा सा दिख रहा है। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, ठीक है, एलिफेंट्स जो है लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, फटाफट पढ़ते हैं। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, क्रिएटिंग क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animals. Elephants eat plants, fruits, and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and acts as a breeding ground for insects. In times of drought, they access water by digging holes which benefits other wildlife, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको, आइडिया लग गया हमें, ये एलिफेंट्स की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले हम फंसे थे ना, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन फंसता है कि दो पॉइंट सही है, दोनों पैसेज में भी लिखे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पैसेज किस पे फोकस कर रहा है। पैसेज एलिफेंट पे फोकस कर रहा है, ठीक है, उनके रोल पे फोकस कर रहा है। तो देख लेते हैं, अभी मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिफेंट्स जो है लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं क्लियरिंग्स इन फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में पेड़ बहुत होते हैं, अब हम लोग जाके तो फॉरेस्ट में जगह बनाएंगे नहीं, तो नेचुरली आप देखिए हमारे जो नेचर है वही ऐसा बना है, हर किसी का अपना रोल डिफाइंड है जो करते हैं, तो ये फॉरेस्ट को क्लियर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स। प्रिवेंटिंग ओवरग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट स्पेशीज है उनकी ओवरग्रोथ हो जाएगी तो इशू आ जाएगा, तो वो लोग खा जाते हैं ना, ठीक है। अलाइंग स्पेस फॉर रीजनरेशन, रीजनरेशन अदर्स, क्योंकि अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो बड़े वाले होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, तो जो छोटे वाले हैं उनमें जगह ही नहीं बचेगी, तो ये बड़े वालों को ही अगर खा जाएंगे फिर इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, सनलाइट वगैरह, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। रीजनरेशन फॉर अदर्स विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस, सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स, जो लोग घास वगैरह या प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं एक तरह से, ठीक है, हर्ब्स खाते हैं। एलिफेंट्स ईट प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, प्रोपगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डिफिकेट, ठीक है, सीड्स जो है उनको प्रोपगेट करते हैं, मतलब फैला देते हैं अलग अलग जगह पे, जब वो डेफिकेट करते हैं मतलब जो अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रेवल, ऑब्वियसली कहीं से अगर खाया है तो वो डेफिकेट कहीं और ही जाके करेंगे ना, ठीक, तो ऐसे में वो सीड्स को बढ़ाते हैं और वो प्लांट्स अलग एरियाज में, मतलब वाइडर एरियाज में जाके नए उगते हैं, राइट। एलिफेंट डंग, ठीक है, डंग क्या है, जो उनका एक्सक्रीटा है या फिर वेस्ट मटेरियल है ना, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स, यार प्लांट्स पे गिरता है तो उनसे नरिशमेंट मतलब खाद टाइप का काम करता है, टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड, उसमें क्या है कि जो इंसेक्ट्स है वो ब्रीड कर लेते हैं, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉथ, जो ड्रॉट है सूखा पड़ता है, दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स, ठीक है, वो खड्डे करते हैं, विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उनमें पावरफुल एनिमल है तो वो खड्डा कर लेते हैं जिससे बाकी वाइल्ड लाइफ को भी काम आ जाता है, ठीक है, आइडिया लग गया हमें अच्छे से कि क्या है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस, ठीक है, इन्फरेंस निकालना है बाकियों की तरह, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड टू बी वास्ट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है पैसेज में, ठीक है। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीशीज, ठीक है, हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। एंड दे बेनिफिट द बायो, बिल्कुल ये पॉइंट सही है, एकदम एकदम सही है, शायद यही आंसर होगा, पर हम आगे देखते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंट, ठीक है, काइंड ऑफ सही है ये, देखेंगे लास्ट में आके। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी था रीजनरेट करने का, ये रहा, रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पेशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, हाँ मतलब काइंड ऑफ ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारे पास में तीन तीन है ना। अब देखिए जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैंने पढ़ा नहीं था कि क्वेश्चन में क्या चीज़ है, बट ये हमें पिछले पैसेज को देख के भी आइडिया लग गया था और इसको देख के भी, मतलब पहले भी हमने जो पढ़ा है हम फंसे थे इसमें, पिछले में हम दो क्वेश्चन पे फंसे थे, इसमें हम तीन पे फंस गए, ठीक। एलिफेंट्स आर की स्टोन स्पेशीज एंड बेनिफिट, पूरे पैसेज का सार क्या है, क्रक्स क्या है, समरी क्या है, लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्लुएंस क्या है, मेरे हिसाब से ये है। रिच बाय, इसको बाकी दोबारा फिर से पढ़ते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड, ठीक है, बट ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बेटर, जो बी पॉइंट है मुझे ये बेटर लग रहा है इससे। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पेशीज, ठीक है, बट ये क्या पूरे पैसेज का सार है, पूरे पैसेज में नहीं लिखा है, ये एक जगह यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट पूरे में नहीं, पूरे पैसेज में क्या है, जो
पूरे पैसेज में लिखा हुआ है कि ये एलिफेंट्स है, ये कीस्टोन स्पेशी है जो बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करती है, तो मेरा आंसर यही रहेगा। ठीक है, बाकी इसको हम कर देते हैं गलत। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ तो आ ही गया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बाकी यही थे आज के में। आज मैंने ज़्यादा पैसेजेस करवाए हैं क्योंकि सी सेट पास में भी आ रहा है। अगर कोई देख रहा है तो आप इतने भी करके जाओगे ना, आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे अपने पैसेज में, मतलब सी सेट में जो भी पैसेजेस आएंगे। तो ये आधा घंटा है, आप अगर इसको स्पीड में देखोगे 20-25 मिनट में आप इसको अच्छे से देख पाओगे और समझ भी पाओगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।